तो चलिए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके जो कॉनिक के मिक्स क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, इनको करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये AIEEE 2011 का। तो इसमें कहा उस दीर्घवृत्त की समीकरण बताओ जिसके अक्ष निर्देशांक अक्ष, मतलब x अक्ष y अक्ष उस दीर्घवृत्त के अक्षों का काम कर रहे हैं, मतलब लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष x और y अक्ष पर, और इस बिंदु से होकर जाता है और जिसकी उत्केंद्रता ये। तो ये सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट का है क्वेश्चन। इसका अगर हम रफ फिगर भी बनाएं तो देखिए -3,1 जो बिंदु होगा वो आपका दूसरी चतुर्थांश में होगा। मान लेते हैं यहाँ कहीं -3,1 और 3,-1 से होके जा रहा है। अक्ष यही है अक्षों पर, मतलब दीर्घ अक्ष ये है और लघु अक्ष y अक्ष पर निर्देशांक अक्षों पर हमें कहा है। और ई का मान दिया है √2/5, हमें उत्केंद्रता भी दी है। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो इसका केंद्र है वो 0, 0 होगा, क्योंकि ऑप्शन में भी हम सभी ऑप्शन को भी देखें तो सभी ऑप्शन इस रूप के दिख रहे हैं, x² / a² y² = 1। देखिए सारे ऑप्शन में वो स्टैंडर्ड पैराबोला दिख रहा है, तो इसका मतलब है केंद्र इसका 0, 0 लिया है। अब हमें उत्केंद्रता दी गई है और एक ये रिलेशन दिया है। इतने के आधार पर हमें यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करने होंगे AB, मतलब सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना अभीष्ट दीर्घवृत्त ये है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि दीर्घवृत्त की समीकरण है। अब इसमें दो अननोन है A और B, और यही फाइंड करने के लिए हमें दो कंडीशन दी है। देखिए एक बिंदु दिया है, उत्केंद्रता दी है, तो ये रिलेशन तो हमेशा सत्य होता है, B² = a², 1 - e²। ये रिलेशन ये हमेशा लगा सकते हैं। दूसरा ये इस बिंदु से होके जा रहा है, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, तो इसको संतुष्ट करा दीजिए। तो संतुष्ट कराएंगे तो x की जगह -3 और y की जगह 1 = 1। तो अब हमें AB और E हमें दिया है √2/5, तो E में यहाँ रख दूंगा। तो देखिए B² = a², 1 - e², e² मतलब 2/5। इसको जरा हल करिए तो ये मिलेगा 3/5, तो 3a² / 5। यहाँ से हमें रिलेशन मिला 3a² = 5b²। ये दूसरा रिलेशन, ये पहला रिलेशन। अब आपका काम बचा यहाँ से आपको A और B फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक आपकी बननी है चाहे, अब इस तरह से चले, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से एक मान उठा के इधर रखता हूँ। तो मैंने मान लीजिए b² की वैल्यू, ये वाली b² की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ। तो देखिए 9/a², या हम इसको अगर युगपत समीकरण से करना चाहें तो 1/x 1/y मान के भी इसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो हम इसको सीधे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 1/a² को x मान लें, तो 1/b² को y मान लें, और फिर x y हल करें तो थोड़ा सा अंतर आएगा। बाकी चलिए मैं हल कर लेता हूँ, हो गया। प्लस 1/b² की वैल्यू है 3a² / 5 ऊपर आ जाएगा = 1। अब यहाँ से a निकल आएगा, देखिए तो ऊपर नीचे इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। LCM देखिए सेम हो गया, 27 × 5 = 32/3a² = 1। तो a² आया 32/3, a² 32/3 इसमें रख दीजिए, तो b² हो जाएगा 32/3 × 3/5, तो ये 32/5। तो अब a² b² हमने दोनों फाइंड कर लिए। तो समीकरण क्या होगी, x² / a², a² मतलब 32/3, y² b² मतलब 32/5 बराबर 1। ये 3 ऊपर जाएगा, इसका 5 ऊपर जाएगा, 32 का 3 गुणा हो जाएगा, तो 3x² 5y² -32 = 0। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर पहली आ जाएगी। और ये जो दूसरी वैल्यू आ रही है, दो आंसर देखिए इसमें देख रहे हैं, जो दूसरी वैल्यू आ रही है ये वो है कि यहाँ पे हमें देखिए ये पता नहीं है यहाँ A बड़ा है कि B बड़ा है, क्योंकि ये दोनों पेश हो सकते हैं। तो ये हमने लगाया है जब हम कुछ नहीं मानते हैं, जब कुछ न दिया हो तो A को बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पे ये जो दूसरा केस है, ये उस केस में आएगा आंसर जब B बड़ा होगा। उस केस में यहाँ रिलेशन जस्ट अदल बदल हो जाएंगे, यानी A B के स्थान बदल जाएंगे। तो यहाँ भी मैं A B के अगर मान बदल के लिख दूँ तो ये मान मुझे डायरेक्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि हमें ये >1 में है, तो हमें पॉसिबिलिटी सोचनी होगी, क्योंकि >1 में ये आया है। देखिए दो ऑप्शन सही। दूसरा वाला तब आएगा जब आप यहाँ पे जो रिलेशन ये लगाए हैं, जब B बड़ा हो तो रिलेशन ये होता है B² = a², 1 - e²। यहाँ से दूसरा आएगा, तो आपको यहाँ दोनों लगाने होंगे, क्योंकि >1 है। आपको क्वेश्चन में पता रहेगा कि >1 वाला है, तो आप उसी तरह सोचेंगे। अगर >1 ना होता तो इतना पर्याप्त है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी सीधा ये है, कह रहे हैं उस अतिपरवलय का समीकरण जिसकी नाभियाँ ये हों और उत्केंद्रता 2 हो। तो ये भी देखा जाए तो स्टैंडर्ड ही है, हमें नाभियों के निर्देशांक से पता चल रहा है। एक नाभि है 2 0 और एक नाभि है -2 0। इसका मतलब ये कहानी है।
ये नाभियाँ 2 दी हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वाला ये भी है, तो इसकी समीकरण हम मान सकते हैं x² अपॉन a स्क्वायर सॉरी माइनस y² अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। और e का मान कितना है 2, 1 से बड़ी होती है उत्कीर्णता, 1 से बड़ी दी भी है। और नाभियों के निर्देशांक होते हैं प्लस माइनस a e, 0, और वो यहाँ कितने दिए हैं प्लस माइनस 2, 0। तो a e की वैल्यू आपको दी है 2, और ये रिलेशन हमेशा होता है इसमें ये वाला। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, मैं a स्क्वायर का अंदर वहाँ कर दिया हूँ। अब a e की वैल्यू 2 हमें पता है, तो हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए a e की वैल्यू रख देंगे 2, तो ये 4 माइनस a स्क्वायर, a b में एक इक्वेशन ये हो गई। और e की वैल्यू हमें कितनी पता है 2, e अलग से रख के एक समीकरण और बन जाएगी। देखिए e में 2 रख दूंगा तो a निकल आएगा। a e बराबर कितना है 2, और e कितना है 2, e यहाँ 2 रख दीजिए तो a कितना आ जाएगा 1, a 1 यहाँ रख दीजिए तो b स्क्वायर आ जाएगा 3। तो a स्क्वायर का मान 1 और b स्क्वायर का मान 3। तो समीकरण क्या होगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, यानी 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 3। ये एक ही आएगा इसका, ठीक है। तो ये भी आप इजीली कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका कथन वाला है। तो कथन का मतलब ये होता है, ऐसे क्वेश्चंस में 2 कथन आपको दिए होते हैं, और 2 कथन में 4 ऑप्शन बनाता है वो। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहता है कि पहला कथन असत्य है, दूसरा सत्य है, और एक रहेगा जस्ट उल्टा इसका, और एक रहेगा दोनों सही हैं, एक रहेगा दोनों गलत हैं, और एक रहेगा कि कथन 2 कथन एक की व्याख्या है कि नहीं। व्याख्या तब होगी जब उससे रिलेटेड रीजन दिया होगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले तो हम कथन चेक करते हैं कि जो कह रहा है वो सही है कि नहीं, फिर बाद में व्याख्या की बात करेंगे। तो चलिए इसमें आइए। तो इसमें हमें पूरा ध्यान देना होता है क्वेश्चन में। कह रहा है पहला कथन है y स्क्वायर बराबर ये परवलय है, ये दीर्घवृत्त है कि एक ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा ये होगी। तो सबसे पहले तो हम यही पता करें कि एक ओवेनिस्ट स्पर्श ये हो सकती है या नहीं। अगर ये हो सकती होगी तो फिर ये कथन सही हो जाएगा। तो चलिए हमें ये फाइंड करना ही पड़ेगा। अब देखिए ओवेनिस्ट स्पर्शी वाले क्वेश्चन आपको बार बार आएंगे, तो ओवेनिस्ट स्पर्शी में आपको हमेशा जो कॉन्सेप्ट है उसका ध्यान देना। हमें इसकी ओवेनिस्ट कह रहा है कि ये इसकी ओवेनिस्ट स्पर्शी है या नहीं, ये हमें चेक करना। तो हम सीधा इसकी ओवेनिस्ट स्पर्शी निकालते हैं। अगर ये आ गई तो ठीक है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक बार फिर से तेज़ी से लिख देता हूँ। y स्क्वायर बराबर 4ax की m के पदों में स्पर्शी होती है mx प्लस a/m। अब a का मान और कुछ होगा तो यहाँ आ जाएगा, उस तरह हम स्पर्शी लिख लेंगे। इसी तरह दीर्घवृत्त की x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, हमें इस यही पर वाली ज़्यादा लगेगी, बराबर है इसकी m के पदों में होती है mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी का मान होता है। फिलहाल हमें यहाँ पे देखिए परवलय दिया है, तो इसकी तुलना 4ax से कराइए। तो 4a कितना है 16√3, a कितना है 4√3, a आ गया। ये तो आपका दीर्घवृत्त है, इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखना हो तो 4 से भाग दे लीजिए। तो ये स्टैंडर्ड रूप में लिखने से हमें ये भी पता चलेगा यहाँ b बड़ा है, इसकी बात बाद में करेंगे। अब हमें a पता चल गया, ओवेनिस्ट स्पर्शी हमें निकाल ली। तो ऐसे केस में ये 2 वक्रों की ओवेनिस्ट स्पर्शी चाहिए। अगर रफ स्केच बनाए तो रफ स्केच की कहानी ये होगी कि एक है आपका दीर्घवृत्त और एक है परवलय। परवलय आपका ये वाला है, और चित्र में आप किसी भी तरह बना लें, ये आपका दीर्घवृत्त है। और ओवेनिस्ट स्पर्शी ऐसे होगी, ये जो दोनों वक्रों को टच कर रही होगी, एक को यहाँ और एक को यहाँ कहीं मान लीजिए। इसी की इक्वेशन पूछी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा जिसकी स्पर्शी आप जानते हो उसकी मान लिया करेंगे, और दूसरे के लिए कंडीशन लगा दिया करेंगे, तो दोनों मान निकल आएंगे। 2 अननोन रहेंगे m और c। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों की ओवेनिस्ट चाहिए, इसकी और इसकी। तो हम इसकी जानते हैं, m के पदों में देखिए क्या होती है, ये आपने लिखी है mx प्लस a/m, a की वैल्यू रख देंगे यहाँ। तो हम लिखेंगे y स्क्वायर बराबर 16√3x की m के पदों में स्पर्शी। तो सूत्र होता है mx, m हमें अननोन रहेगा, प्लस a/m, a हमें पता है 4√3, a यहाँ रख देंगे 4√3/m, a/m होता है। अब हमें m भर अननोन बचा यहाँ, m अगर निकल आया तो हमारा सवाल लग जाएगा। तो देखिए अगर m की वैल्यू 2 आ रही है तो ये स्पर्शी आ जाएगी। देखिए 2x हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा, इसका मतलब m2 आ रहा होगा। फिलहाल अभी हम नहीं कह सकते, ये समीकरण 1 मान लिया। अब ये ओवेनिस्ट अगर है तो ये दीर्घवृत्त की भी स्पर्शी होगी इसकी, और अगर ये इसकी भी स्पर्शी है तो फिर कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा यहाँ। देखिए अगर कोई रेखा दीर्घवृत्त की स्पर्शी है तो क्या कंडीशन होती है, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ c की वैल्यू ये हुई, देखिए ये c है, और a b ये रहे, ये स्क्वायर और ये b स्क्वायर है। तो रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ से m निकल आएगा। तो c स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये इसकी भी स्पर्शी है ना, तभी तो ओवेनिस्ट होगी। तो सीधे कंडीशन लगाएंगे तो वहाँ से वैल्यू मिलेगी। तो ये c की वैल्यू है 4√3/m, तो यहाँ स्क्वायर होगा तो 48 अपॉन
एम स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 2 और बी स्क्वायर कितना है 4। अब यहाँ पहले तो आप 2 से भाग दे दीजिए, 24 बटे एम स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस 2। अब आपको एम निकालना है यहाँ से, तो एम की वैल्यू 2 अगर आ गई तो फिर पहला वाला कथन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ एम स्क्वायर से गुणा कर दीजिए पूरे में, तो एम घात 4 प्लस 2 एम स्क्वायर माइनस 24 और 6 4 2, तो 6 एम स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर माइनस 24, तो m की पावर 2 कॉमन लीजिए तो एम स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 कॉमन लीजिए तो एम स्क्वायर प्लस 6। तो एक वैल्यू आएगी एम स्क्वायर की 4 और एक आएगी एम स्क्वायर बराबर माइनस 6, जो कि संभव नहीं। तो m की वैल्यू प्लस माइनस 2 दो वैल्यू आई, तो हमें एक कह रहा है कि ये होगी तो एक ही मिल जाएगी, तो अभी काम चल जाएगा। वैसे हमने दोनों निकालनी, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 2 आपकी आ गई। अब यहाँ रख देंगे एक में, तो प्लस 2 वाली ही रख लीजिए, तो 2x प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 2 बार कट जाएगा। तो ये देखिए ओबेनिस स्पर्शी निकल रही। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले जिसकी याद है उसकी आप मान लेंगे कि है, और फिर दूसरे वक्र के लिए भी शर्त लगा दें। वहाँ तो फिर आपको मानना ही है कि ये चूँकि ओबेनिस थे इसलिए उसकी भी होगी, तो कंडीशन लगा के अननोन राशियाँ निकालनी पड़ेंगी। किसी भी स्पर्शी में 2 अननोन होते हैं, एम और सी, तो दोनों वक्रों से एक एक वैल्यू मिल जाती है हमें, ये हमेशा ध्यान रखिए। इस तरह की मैं अभी और ले लेता हूँ, सब में बिल्कुल यही करना है आपको, तो इससे आप हमेशा पा जाएंगे। ठीक, अब पहला कथन तो इसका सत्य हो गया। अब आते हैं दूसरे कथन में। दूसरा कथन है, कह रहा है कि ये रेखा, ये देखिए यही हल करने पे आई थी, ये तो m बराबर 2 था, अभी हमने रखा है। ये परवलय और दीर्घवृत्त की ओबेनिस स्पर्श रेखा है, तो m का मान इससे प्राप्त, तो m तो यही निकल रहा है। आधा सवाल जब आपने पहला वाला किया तो दूसरा वाला अपने आप हल हो गया। देखिए कह रहा है कि ये इसकी m के पदों में स्पर्शी है, बिल्कुल सही बात है, और ये समीकरण प्राप्त होती है m में। तो देखिए यही तो बनी थी, अभी आपने बनाई है, जो मैंने अभी गुणनखंड किए हैं 24 वाली, ये समीकरण कह रहा बन रही है। ये इसमें आप भाग एम स्क्वायर से गुणा कर दें तो यही तो वहाँ दे रहा है, तो ये भी सत्य है, ये तो हमने इसी में देख लिया। और ये व्याख्या भी अब हो जाएगा। तो कथन 1 कथन 2 दोनों सत्य हैं, और व्याख्या इसलिए है क्योंकि यहीं से तो ये निकाला गया है, इसलिए व्याख्या भी है। ठीक है, तो कथन 1 सत्य 2 सत्य, तो कथन 2 1 की सही व्याख्या है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आप पूरा लगाएंगे तो अपने आप चीज़ें दिख जाएंगी सब। ठीक है, वो एक ही चीज़ से दोनों पार्ट सॉल्व भी हो रहे थे। ये बहुत 13 एकदम छोटा क्वेश्चन आया है। देखिए कभी कभी बड़े सीधे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में। तो कह रहा दीर्घवृत्त इसकी नाभियों से होकर जाने वाले उस वृत्त जिसका केंद्र इतना है का समीकरण है। तो क्वेश्चन समझिए, कह रहे हैं उस वृत्त की समीकरण बताओ जो इस दीर्घवृत्त की नाभियों से होकर जाए और जिसका केंद्र कितना हो 0,3। उस वृत्त का केंद्र 0,3 है, का समीकरण क्या होगा। मतलब सवाल समझ गए। वह वृत्त ज्ञात करो, वह वृत्त ज्ञात करो जो इस दीर्घवृत्त की 2 नाभियों से होकर जाए और उसका केंद्र 0,3 हो। ठीक है, तो पहले हमें इसकी नाभियाँ भी निकालनी होंगी। और किसी वृत्त के होकर जाने का क्या मतलब होता है, उसकी परिधि को बिंदु स्थित होगा। तो रफ चित्र भी बना सकते हैं और सीधा भी बनाता हूँ मैं। हमें वृत्त निकालना है तो हमने मान लिया 20 वृत्त ये। ठीक है, इसका केंद्र कितना है 0,3। हमें केंद्र त्रिज्या निकालनी होती है, तो हमें त्रिज्या यहाँ पता नहीं है, केंद्र जरूर दिया। तो कह रहे हैं जो इसकी नाभियों से होके जाता हो, तो इसकी अगर हम एक ही नाभि निकाल लेंगे तो नाभि दोनों इस पे स्थित होंगी कि नहीं। तो जो भी नाभि होगी वो क्या होगी, AE 0 होगी, दीर्घवृत्त है। तो नाभि और इसकी बीच की दूरी अगर मैं निकाल लूँगा तो क्या आ जाएगी यहाँ से त्रिज्या, और केंद्र हमें दिया ही है और केंद्र त्रिज्या आ जाएगी। तो वृत्त की समीकरण यहाँ से आप निकाल लेंगे। हमेशा जब भी वृत्त पूछा हो तो आप केंद्र त्रिज्या निकालने की कोशिश करेंगे। केंद्र यहाँ दिया गया था, त्रिज्या के लिए थोड़ा सा घुमाया गया था। तो हम इसकी फिलहाल नाभि निकालते हैं। तो यहाँ A बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है। सूत्र लगाएंगे B² बराबर A² 1 - E²। पहले उत्केंद्रता निकालेंगे, और उत्केंद्रता अगर आपकी 1 से बड़ी आ रही है तो समझ जाइएगा आपने कहीं गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 1 से छोटी होती है। चलिए इसे सॉल्व करिए, मैंने सूत्र में रख दिया है मान। E² आएगा 1 - 9/16। E आएगा √7/4। ये उत्केंद्रता 1 से छोटी है। तो नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, AE, 0। एक ही निकालिए। A का मान कितना है 4, E कितना है √7/4 और 0। ये कट गया, तो नाभि आई आपकी √7, 0। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए √7, 0। अब इनके बीच की दूरी त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या भी मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। इसका मान होगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 7 9 7 16 यानी 4। तो त्रिज्या 4 आ गई और केंद्र 0,3 है। अब वृत्त की समीकरण निकाल लेते हैं। तो h के हो गया 0,3
और आर हो गया 4। तो समीकरण हो गया x माइनस एक्स का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 16। और भी सॉल्व करके इसे लिख सकते हो या यही लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे। अब जरा ये वाला देखिए 14 का है। इसमें आपको लंब के पाद का मतलब होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब का पाँव। जैसे मैं ये रेखा है, मैं इस बिंदु से इस पर लंब डालूं तो ये लंब का पाँव कहलाएगा। ये बिंदु कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब का पाँव, पाँव के निर्देशांक, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीर्घवृत्त इतने के केंद्र से इसकी किसी स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब के पाद का बिंदु पद। अच्छी बात है। तो बिंदु पद वाला फिर देखिए क्वेश्चन आया। तो बिंदु पद में क्या करते हैं, पहले हम रफ स्केच यहाँ बनाते हैं। चलिए ये दीर्घवृत्त है, इसमें भाग दे दीजिए 6 से, इसको स्टैंडर्ड में बदल लीजिए। ये बदल लिया आपने और इसका फिगर बनाइए। ये हो गया मान लीजिए दीर्घवृत्त, ठीक। जैसे दीर्घवृत्त ही मानिए के केंद्र से किसी स्पर्शी पर। देखिए जब भी आपको स्पर्शी ना दी जाए, खासकर इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, तो यहाँ पे स्पर्शी आप प्राचलिक बिंदु पर लीजिए या मतलब एक वेरिएबल में लीजिए, तो क्वेश्चन आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसकी बात अभी आपके 12th में कम है सवाल, लेकिन अब मैं आगे हमेशा ही बात करूँगा कि जब भी आपको बिंदु पद का क्वेश्चन बना हो और स्पर्शी वगैरह पर लंब डालने की बात हो रही हो, तो आप ऐसी स्पर्शी मानेंगे जिसमें एक ही अननोन हो। तो देखिए आपने इतना पढ़ा है, थोड़ा सा इस पर हम बात करेंगे और ध्यान देंगे आप लोग, हमेशा इससे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये दीर्घवृत्त है, तो इसकी x1 y1 पे स्पर्शी क्या होती है, x1 बटे a स्क्वायर y1 बटे b स्क्वायर बराबर है। ये आपने पढ़ी। अब मैं x1 y1 की जगह अगर मैं इसका प्राचलिक बिंदु यूज कर लूँ, दीर्घवृत्त का प्राचलिक होता है a cos और b sin, ये आपको याद रखना होगा। तो अगर मैं प्राचलिक पे स्पर्शी लेके सवाल लगाऊंगा तो कैलकुलेशन को छोटी हो जाएगी, तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो मैंने माना ये है वो स्पर्शी जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक। और ये मैंने खींची है प्राचलिक बिंदु पर, क्योंकि प्राचलिक बिंदु हमेशा स्थित होगा इस पर a cos और b sin पर। और केंद्र इसका क्या होगा, ये सवाल क्या है पूरा कह रहा है कि दीर्घवृत्त के केंद्र से इसकी किसी स्पर्शी पर लंब डाला जाता है। तो ये लंब ड्रॉप किया, माना ये लंब कट कर रहा है n पर, तो इसी n बिंदु का बिंदु पर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका n का बिंदु पर पूछ रहा है, तो जिसका बिंदु पर पूछे उसको आप क्या मानते हैं, h के। तो माना लंब का पाद या माना n के निर्देशांक h के हैं। इस तरह के क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे और भी क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा इसको 2 बार 3 बार लगाएंगे आप धीरे धीरे, तो क्लियर होगा। n के निर्देशांक मैंने मान लिए h के, तो ये बिंदु हो गया h को मानते। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात राशियाँ और h के में एक समीकरण ढूंढना है और जितनी कंडीशन दी गई है वो लगाना है। तो कंडीशन में हमें पता है कि ये उभयन रेखा और स्पर्श रेखा लंबवत है, तो मैं स्पर्शी की समीकरण तो लिख ही सकता हूँ। तो चलिए मैं इस बिंदु पर स्पर्शी लिखता हूँ इस वक्र की, ठीक है। तो ए बी के मान भर रख दूंगा, बाकी तो प्राचलिक पे आपने देखा। तो ये दीर्घवृत्त कहाँ गया, ये तो मैं इसकी निकालता हूँ सीधे x1 y1 पे उसी सूत्र से। तो x स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह y1, तो स्पर्शी x1 y1 पर होगी ये। या आप इसमें भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप स्टैंडर्ड में ही बदलें। चलिए मैं हटा ही देता हूँ, इसी में ले लीजिए, क्योंकि बाद में हमें एलसीएम लेना होगा, तो पहले ही से कर लीजिए। इसकी x1 y1 पे क्या होगी, x1 और y स्क्वायर की जगह y1, बाकी सब एज इट इज, ये हो गई। अब x1 y1 की जगह क्या लेंगे यहाँ पे, प्राचलिक बिंदु, तो एक अननोन कम हो जाएगा। तो प्राचलिक बिंदु क्या होगा इसका भाई, ये x1 और y1 की जगह a cos और b sin रख दीजिए यहाँ। लेकिन अब a और b हमें ध्यान देने होंगे। तो a स्क्वायर का मान 6 था, तो a कितना था, √6। या ऐसा करिए, इसमें मैं h की जगह लाई करा दूँ, नहीं हल करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी है, √6, तो ये आएगा √6 cos थीटा, और b की वैल्यू कितनी है, √2। तो बिंदु हो जाएगा ये x1, ये y1। अब यहाँ रख सकते हैं, तो देखिए मैं रख रहा हूँ x1 की जगह ये, तो √6 cos थीटा इंटू x, √2 sin थीटा इंटू y, और 3 और रहेगा ये रहा, और बराबर 6। ये आ गई स्पर्शी की समीकरण एक वेरिएबल में थीटा में। अब ये बताइए क्या इसमें h के लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा h की, तो h की लाई कराइए, क्योंकि h की मैं तो समीकरण बनानी है। यहाँ पे भाग और आप दे सकते हैं, √6 है, ये √6 से भाग दे सकते हैं आप। में देखिए ध्यान देना, ये आएगा x cos, इसको लिख लेंगे √3 इंटू √3, समझ रहे हैं ना। तो आपका बचेगा ये √6 से भाग देने में ये मैंने भाग दे लिया, और h के इसमें लाई करेगा, h के तो हमें इंसर्ट करने हैं। तो h cos और √3
के साइन बराबर √6, ये समीकरण 1। हमें एच के तो रखने, थीटा हटाना है, यहाँ थीटा आपको नहीं दिया गया। अब लंबवत वाला यूज करते हैं। अब देखिए, जो इस रेखा की परिवर्तनता होगी और इस रेखा की परिवर्तनता के लंबवत होंगे, दोनों से हमें थीटा हटाना है। तो मैं ON रेखा की समीकरण और निकाल लेता हूँ, वो होगी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, ठीक है। या इसकी परिवर्तनता निकाल लें और इसकी परिवर्तनता का गुणनफल -1 करा दें, वो भी ठीक है। तो मैं परिवर्तनता से करता हूँ। n क्या माना था आपने, h के, इसकी परिवर्तनता क्या होगी ON रेखा की, x1 y1 ये और x2 y2 ये। तो परिवर्तनता होगी k - 0 बटे h - 0, यानी k बटे h होगी इस रेखा। और इसकी परिवर्तनता इससे आएगी mx + c के हिसाब से, ठीक है। तो इसकी परिवर्तनता देखिए, या इससे निकाल लीजिए यहाँ से। तो परिवर्तनता के लिए सूत्र लगाइए, गुणनफल -1 करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी। तो परिवर्तनता वो वाली कितनी आई है, k बटे h, और दूसरी परिवर्तनता ये है, यहाँ से निकालिए जरा, mx + c से, इससे निकाल लीजिए। तो √3 साइन से आप भाग देंगे इसमें, तो -cos बटे √3 साइन, ये परिवर्तनता बराबर किसके होगा, -1। अब माइनस काट दीजिए, त्रिज्या गुणा करिए, तो k cos बराबर √3h साइन, ये 2। अब आपका काम बचा 1 और 2 से आपको साइन और कॉस हटाना है। तो साइन कॉस हट गए तो आपका सॉल्व हो जाएगा। 1 और 2 से साइन थीटा कॉस थीटा के मान आपको निकालने हैं। साइन थीटा कॉस थीटा हटाने, तो देखिए कैसे हटेंगे, तभी तो एच के में वर्क कराएगा, थीटा आपको हटाना ही पड़ेगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ tan बना लीजिए। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से k/√3h, इसको मैं इसके अपॉन में ले गया, ये यहाँ लाया, ठीक, tan हो गया। इसमें cos से भाग दे दीजिए, ये आपको करना पड़ेगा, cos से भाग देंगे ये, h + √3k tan थीटा बराबर √6 sec थीटा। ये समझ रहे हैं क्या किया है, ठीक है। अब tan हमें पता है, तो इस सबको tan में बदल लीजिए। तो इसको मैं वर्क करके sec स्क्वायर को लिख लूँगा 1 + tan स्क्वायर, फिर सब मान रख लेंगे और फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस sec की वैल्यू √1 + tan स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो h √3k tan थीटा कितना है, k/√3 - h और बराबर √6 sec को लिखेंगे √1 + tan स्क्वायर, 1 + k² √3 - h का स्क्वायर। अब आपको ये LCM लेके वर्क करना है, इतना बचा है, ठीक है। यहाँ से आपको वर्क करना है, बस 1 और 2 से आपको, मैंने tan में बना के tan और उसको हटाया, ठीक है। और यहाँ से मैं tan ये सीधे रख दिया, वर्क करूँगा तो ये आएगा आपका sec स्क्वायर, इसको 1 + tan स्क्वायर, फिर tan का मान रख देंगे, तो tan थीटा हट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मानिए। अब ये ओवेनिस्ट का देखिए फिर आया, इसको भी समझते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, परवलयों ये और ये दोनों को स्पर्श करने वाली रेखा की परिवर्तनता। तो अब यहाँ देखिए ओवेनिस्ट कहा नहीं है, लेकिन है वही, मतलब ये कह रहा है कि उस रेखा की परिवर्तनता बताइए जो इसको दोनों को स्पर्श करे। तो वो रेखा ओवेनिस्ट स्पर्शी ही होगी जो दोनों को टच कर रही होगी। अगर मैं रफ फिगर बनाऊँ, वैसे फिगर की जरूरत नहीं है, तो एक पैराबोला आपका धन वाला है, एक पैराबोला ओपनिंग डाउन वाला है, ये। तो इनको दोनों को टच करने वाली कोई टेंजेंट इस तरह होगी, यहाँ टच करेगी, उसको यहाँ करेगी, तो उसकी परिवर्तनता बहुत ऊँची। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी परिवर्तनता जानते हैं और फिर इसकी भी कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए y² बराबर, हमें m भरा पूछा है यहाँ पे, 4x की m के पदों में स्पर्शी। 4a का मान कितना है, 4, तो a का मान कितना हुआ, a। तो पहले तो m के पदों में आपको जो याद है वो पूरी होती है mx + a/m, ये हमें पता रहेगा, 1 है तो a का मान 1 रख दीजिए, तो mx + 1/m। अब ये आ गई स्पर्शी परवलय की। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि ये इसकी भी स्पर्शी हो, तभी तो वेस्ट होगी, तो इसकी भी स्पर्शी हो, ये कंडीशन लगा के हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से m, और जो m आएगा वही m पूछा है। तो अब यहाँ पे समस्या ये है कि ये जो दिया है ये स्टैंडर्ड वाला है, इसकी कंडीशन भी आपने नहीं पढ़ी है। देखिए x² बराबर -32y की आपने कोई कंडीशन डायरेक्ट नहीं पढ़ी है। तो ऐसे केस में ये तरीका हमेशा काम आएगा, जिसको आप ध्यान रखेंगे। आप यहाँ से ही y का मान यहाँ रख के प्रयोग कर 0 कराएंगे, यानी मैं बिल्कुल व्यापक कह सकता हूँ कि जब 2 घात का कोई भी वक्र दिया हो, जब 2 घात का वक्र दिया हो, जो भी आपके कोर्स में है, परवलय दी किसी भी तरह का हो, 2 घात का वक्र हो और कोई सरल रेखा उसकी स्पर्शी हो, ठीक है। 2 घात के वक्र की अगर कोई सरल रेखा स्पर्शी है
तो हम वक्र से y का मान सरल रेखा से y का मान वक्र में रख के जो दो घात बनेगी उसका विभक्त कर हमेशा 0 करा सकते हैं, क्योंकि जो दो मूल होंगे वो बराबर हो जाएंगे टच करने में। तो ये हमेशा याद रखना। अगर कोई भी सरल रेखा दो घात की वक्र की स्पर्शी है तो सरल रेखा से y का मान रख के जो x में दो घात बनेगी उसका विभक्त कर हमेशा 0 होगा। ठीक, तो अब मैं यहाँ से y उठा के यहाँ रखता हूँ और x में दो घात बना के विभक्त कर 0 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले y की वैल्यू रखिए यहाँ पे, ये जनरल नियम है और कई क्वेश्चंस में अलग अलग कई प्रकार से लगता है, तो ध्यान रखेंगे। मैंने y रख दिया और सबको यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो प्लस में हो जाएगा 32mx प्लस 32/m। तो ये a, ये b और ये पूरा c, विभक्त कर इसका 0 करा। ये तो हमें m चाहिए तो m निकल आएगा यहाँ से। देखिए b², ये पूरा b है तो b² मतलब d बराबर 0 होगा, इसमें वैल्यू रखना -4a और c बराबर क्या होगा 0। अब इसका वर्ग होगा तो 32 और एक 32 और आएगा, वर्ग में 32² आएगा ना, तो एक 32 काट दिया, क्या बचेगा? अब बचेगा 32m² - 4/m, 4×8 32। तो यहाँ से बचा 8m² बराबर 1/m। तो m³ बराबर 1/8, तो m बराबर 1/2। ये ठीक है। तो बस अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो कैलकुलेशन आप बड़ी तेज़ी से करते जाएंगे। एक ज़रूर ऐसा दिया होगा जिसकी आप जानते होंगे, और मान लीजिए आप इसकी भी नहीं जानते हैं तो भी आप कर सकते हैं, उसको संभल लीजिए। अगर मान लीजिए आपको दोनों के सूत्र याद नहीं है तो जनरल तरीका भी है इनका, लेकिन ये सिर्फ दो घात में लगेगा, ये ध्यान देंगे, दो घात के लिए बनेगा भी। मान लीजिए हमें बिल्कुल हम एकदम सीधे बात करें कि हमें दोनों सूत्र याद नहीं है, ठीक, और हमें ओवेनिस स्पर्शी की प्रवणता पूछिए, तो हम मान लेंगे माना ओवेनिस स्पर्शी mx + c है। अब हमें बस इतना करना होगा कि y का मान अब हमें इसमें भी रखना होगा और इसमें भी रखना होगा, और उसके लिए d0 अलग कराएंगे, इसके लिए d0 अलग कराएंगे। तो इनसे हमें c और m में दो समीकरण मिलेंगे, फिर दोनों से c और m हल हो जाएंगे, और c और m यहाँ रख देंगे तो स्पर्शी आ जाएगी। ये हमेशा सत्य होगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते थे, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तो आप यहाँ से c और m में दो समीकरण बना के उन्हें हल करेंगे। हमें वैसे m भर चाहिए, यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें चतुर्भुज बन रहा है, देखिए कह रहा दीर्घवृत्त इतने के नाभि लंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना है। अच्छी बात है, नाभि लंब के सिरे याद होना चाहिए हमें, तो मैं पहले नाभि लंब के सिरे बता दूं, पहले नाभि लंब ही बता दूं। तो नाभि लंब की लंबाई दीर्घवृत्त के लिए होती है 2b²/a, ये लंबाई होती है। मुझे सिरों की निर्देशांक चाहिए यहाँ पे, तो मैं पहले उन्हीं को दिखाता हूँ, दीर्घवृत्त का चित्र बना के। ये चीज़ें अब आपको सारी क्लियर होना चाहिए। ये मैंने दीर्घवृत्त बनाया, और नाभि लंब होता है कि वह नाभि जीवा, नाभि से जाने वाली दीर्घवृत्त की वह जीवा जो अक्ष के लंबवत हो जाए। तो दो नाभि लंब होते हैं यहाँ पे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये नाभि से होके जाता है और लंबवत होता है। ये नाभि है AE0, ये वाली नाभि है -AE0। ये पूरी लंबाई होती है 2b²/a। तो आधी कितनी होगी ये 20/a, तो ये भी कितनी होगी 20/a। तो ये पूरी कितनी होती है 2b²/a। ये तो इतनी हाइट क्या होगी ये वाली 20/a, और ये दूरी, ये मूल बिंदु है, ये दूरी कितनी है AE। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे फिर ये एक, अगर आपको याद है तो आप चारों लिख लेंगे सिमेट्री से। ये वाला तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये नाभि से जाता है तो भुज इसका AE होगा, तो कोटि होगी इसकी लंबाई की आधी। तो ये नाभि लंब का एक सिरा है। इसी तरह सिमेट्री से ये सारे सिरे आप धन करके लिख सकते हैं। यहाँ पे जो होगा उसका भुज कोटि इतनी होगी, लेकिन चिन्ह सहित लिखना है अब आपको। तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इतना आपको सिमेट्री चीज़ें क्लियर होना चाहिए। और ये इसमें x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। ये मैंने चारों निर्देशांक लिख लिए। इनकी वैल्यू भी अभी मैं निकाल लूँगा, इन चारों निर्देशांकों की। फिर इन चारों पर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचनी है, फिर उनसे बनने वाला जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल पूछा। जब आप तेज़ी से चीज़ें समझ लेंगे तो बहुत आसानी से स्पर्श भी निकाल लेंगे, तो सब कुछ सिमेट्रिक आएगा मामला। तो अब मैं इनकी वैल्यू निकाल के आपको पूरा फिगर दोबारा बना दूँगा। तो मैं वैल्यू AE और b² की पहले निकाल लेता हूँ, ताकि मुझे चारों सिरे यहाँ पता चल जाए। तो चलिए अब दीर्घवृत्त में आइए। तो a² की वैल्यू कितनी है 9 और b² 5।
तो उत्केंद्रता पहले निकाल लीजिए। तो सूत्र होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने उत्केंद्रता निकाल ली और वो आई 4/3 2/3 4/9 बचेगा। तो ई आया 2/3। उत्केंद्रता आ गई। ए का मान कितना है 3, ए स्क्वायर 9 था, ए 3 है, ई है 2/3 और बी है √5। बी की जरूरत हाँ पड़ेगी √5। अब ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए का मान जरा निकालिए। ए ई का मान कितना हो जाएगा 2, ए और ई, ए ई का मान 2 आया और बी स्क्वायर अपॉन ए कितना होगा 5/3, ए का मान 3 है। तो बी स्क्वायर तो बिंदु हो गए आपके 2, 5/3। अब मैं चारों बिंदु बनाता हूँ। थोड़ा सा जब जे की प्रॉब्लम है तो कैलकुलेशन तो कुछ आप करनी ही होगी। चलिए मैंने दीर्घवृत्त पे बना लिया। बिंदु एक आया है आपका ए ई कॉमा यानी 2, 5/3। इसी तरह ये वाला होगा -2, अब बिल्कुल आप सिमेट्री यूज कर सकते हैं। ये होगा -2 माइनस, हमें वैसे सबकी जरूरत नहीं है, सिमेट्री से हमारा काम बन जाएगा 2, माइनस। अब इन पे जरा टेंजेंट खींच के देखिए। टेंजेंट भी सिमेट्रिक आएंगी क्योंकि दूरियां सिमेट्रिक हैं, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छा फिगर तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन सिमेट्री से हम बात करें तो ये और ये एक ही बिंदु से जाएंगे क्योंकि बराबर दूरी पर हैं ये, और ये भी वाई अक्ष पे ही एक्स अक्ष पे इस तरह कट करेंगे। ये रहेगी कहानी भाई। ये इस पर से यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे होगी, ये भी वाई अक्ष पे यहाँ नीचे कट करेंगे जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, एक छोटा सा चित्र बना के दोबारा इसको यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बहुत अच्छा मैं अभी भी नहीं बना पाऊँगा। ये इस तरह बनेगा। तो जो चतुर्भुज दिख रहा है आपको वो पूरा चतुर्भुज आपका ये है, ये चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये बताइए मुझे, अगर मैं इतना क्षेत्रफल निकाल के 4 का गुणा कर दूं तो क्या चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इस तरह के 4 त्रिभुज हैं, सिमेट्रिक है ना, दूरियां बराबर हैं। ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज और एक ये, तो एक का क्षेत्रफल निकाल के 4 का गुणा कर देंगे। अब हमारा काम बचा ये निर्देशांक और ये निर्देशांक निकालना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर क्या होगा जो ये बना है, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 लंब गुणा आधार। लंब होगा ये इस बिंदु की कोटि जो भी आएगी ये, और आधार होगी ये दूरी, ये इतनी। तो ये मैं निकाल पाऊंगा स्पर्शी से। अगर मैंने स्पर्श रेखा निकाल ली तो स्पर्श रेखा में y0 रखूंगा तो ये भुज आ जाएगा, x0 रखूंगा तो कोटि आ जाएगी, और फिर यहाँ रख के क्षेत्रफल आ जाएगा। 4 का गुणा कर दूंगा तो फाइनल चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। तो चलिए अब इस बिंदु पर स्पर्शी निकाल लीजिए दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त क्या था भाई? दीर्घवृत्त था x²/9 और y²/5 = 1, ये था। अब 2, 5/3 पर इसकी स्पर्शी निकालिए इस बिंदु पर। तो x1 y1 पे क्या होती है, इसको LCM लेके पहले वैसे लिख लो। तो ये आएगा 5x² और 9y² = 45। अब x1 y1 पे पहले निकाल लिया करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 5x(x1) 9y(y1) = 45। अब x1 की जगह 2, y1 की जगह 5/3, यहाँ 2 रखिए x1 की जगह, तो 10x, y1 की जगह 5/3, तो ये 15y। मैंने कैलकुलेशन सीधे कर दी। यहाँ 5/3 होगा तो 3 बार ही कटेगा, 5 × 15 हो जाएगा। यहाँ 5 से भाग दे दो तो 2x + 3y = 9। ये है एक स्पर्शी। इसमें मैं y0 रखूँगा तो x कितना आएगा 9/2। तो ये बिंदु आ है 9/2, 0। ये समीकरण निकाली ना मैंने ये। और जब x0 रखूँगा तो y आएगा 3, तो ये आएगा 0, 3। तो लंब आया 3, ये देखिए, और आधार आया 9/2, ये 9/2। तो ये 27/4 आया फाइनल। 27/4 में कितने का गुणा होगा? 4 का। तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा फिर? 27। इतना आपको करना पड़ेगा। ये 27 ऐसे निकलेगा, ठीक है, समझ गए? यानी मुख्य रूप से ये आपका नाभिलंब के सिरों पर स्पर्शियाँ खींची थी, वह स्पर्शियाँ खींच के फिर क्षेत्रफल पूछा जा रहा था यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरा मैंने स्टैंडर्ड से पहले आपको निर्देशांक समझाए हैं। और जब आपको चीज़ें याद होंगी तो आप बड़ी तेज़ी से एक बिंदु निकाल के सिमेट्री का यूज करके
एक स्पर्श निकाल के बहुत आराम से कर लेंगे। यहाँ मुझे एक चीज़ बतानी थी, इसलिए थोड़ा सा समय लगना लाजमी था। चलिए आगे। परवलय x बराबर 8y का शीर्ष O, उस पर कोई बिंदु Q है, ठीक है, O शीर्ष है, P कोई बिंदु है। यदि बिंदु P रेखाखंड OQ को 1:3 के अनुपात में अंतः बांटता है तो P का बिंदुपथ बताओ। चलिए बिंदुपथ का यहाँ तो हम चित्र भी बना लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड वाला दिया है। तो ये बन गया आपका x² बराबर 8y, O इसका शीर्ष ये हो गया, Q इस पर कोई बिंदु है तो ये हो गया, मान लीजिए कहीं बना लीजिए। और P, यदि बिंदु P रेखाखंड OQ को, तो OQ रेखाखंड कौन होगा भाई, ये होगा OQ। Q जहाँ भी मानेंगे आप O से मिला देंगे। OQ पर एक बिंदु P है तो ये ले लिया P, जो OQ को कैसे बांटता है 1:3 में, तो ये 1:3 है। और हमें P का बिंदुपथ पूछ रहा है तो हमने क्या बताया था आपको, इसके निशान क्या होंगे 0 0, ये हमें निकालने होंगे। अब हमें ये रेशियो दिया है, जो P बिंदु है वो OQ रेखा को 1:3 में बांट रहा है, मतलब ये M1 है और ये M2 है, अनुपात दिया है। और ये बिंदु हमें पता नहीं है, ये अंतर्भाज्य बिंदु है, इसका हमें बिंदुपथ निकालना है तो हम क्या मान लेंगे इसे HK। तो हम अंतर्विभाजन से HK में समीकरण हम बड़े आराम से बना लेंगे। तो अब देखिए हमें इसका बिंदुपथ निकालना था, हमने मान लिया। अब हमें O के निर्देशांक पता है लेकिन Q के अब हमें निकालने होंगे, कभी तो हमारा काम आगे बनेगा। तो Q के लिए अब हमें यहाँ पे एक बिंदु मानना पड़ेगा और इस पे लाई करेगा वो, तो माना Q बिंदु x1 y1, ठीक है, ये मान। तो अब हमारा सवाल ये हो गया, देखिए मैं अलग से वो रेखा दोबारा बना देता हूँ, O Q, मैंने Q को माना है x1 y1 और x1 y1 इसमें लाई करेगा। तो ये समीकरण बनाए रखे रहिए, ये बात में जरूरत पड़ेगी। ये x1 y1 माना है हमने, और ये है P, ये 1 है और ये 3 है, ये M1 का काम कर रहा है, ये M2 का, अंतःभाजन का सूत्र हमें ये 0 0 है और ये HK, तो हम अंतःभाजन का सूत्र ही यहाँ पे लगाएंगे और फिर इसमें मान रख देंगे। तो हमारा हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें HK और ज्ञात राशियों में चीज़ें निकालनी होंगी। तो हमें क्या हटाना होगा, यहाँ x1 y1 जो आपने माना वो तो हटाना ही होगा। तो एक समीकरण ये एक यहाँ से आएगी, यहाँ से x1 y1 हटा लेंगे। तो चलिए मैं अंतःविभाजन का सूत्र लगाता हूँ यहाँ। तो अंतःविभाजन में H अंतःविभाजित बिंदु है तो H बराबर होगा M1 X2, ये x1 y1 और ये x2 y2 का काम करेगा। तो पहला होता है H बराबर M1 X2 प्लस M2 x1 0 बटे M1 प्लस M2। तो यहाँ से x1 आया 4H, तो ये गुणा कर दीजिए, x1 आया। अब दूसरे से K बराबर आएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे 4, 1 प्लस 3। तो y1 कितना आया 4 के, y1 आ गया, x1 आ गया, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। जो समीकरण हमें पता है बिंदु इस पर स्थित होगा। तो देखिए हमारे पास समीकरण थी 8y1, यहाँ पर रख दीजिए। x1 स्क्वायर मतलब 16h स्क्वायर, y1 मतलब 4 के 32, तो h स्क्वायर बराबर 2k। अब h की को क्या लिख लेंगे xy, तो x स्क्वायर बराबर 2y, k की जगह y आता है, तो ये बिंदुपथ हो जाएगा और ये बिंदुपथ आएगा पैराबोला, x स्क्वायर बराबर 2y आ गया, ये चौथा ऑप्शन है, ठीक है। तो बस यहाँ पे बस चीज़ों का आपको ध्यान देते जाना है और बिंदुपथ पे इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बदला जाता है। तो सवाल में जो चीज़ें लिखी हैं उनका आपको बहुत गहराई से चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। यानी बिंदु पर जब पूछता है तो उसी का बिंदु जिसका पूछा उसको एच के मानते हैं, सभी गिवन कंडीशन लगाते हैं, कोई कंडीशन क्वेश्चन में रहे ना, और जो बिंदु मानना पड़े उसे मानते जाइए, फिर उसी को आप हटाएंगे बाद में। अगर प्राचलिक इसके हमें सरल पता होती तो प्राचलिक से एक इक्वेशन और बच जाती तो कुछ छोटा हो जाता, लेकिन नहीं भी पता है तो x1 y1 से तो आप कर ही सकते हैं। ये थोड़ा सा ये तो ठीक है, हो जाएंगे सीधे सीधे। ये क्या है, ये भी बहुत सीधा है, तो ये क्या है, ये प्राचलिक है। प्राचलिक में ये वाला देख लीजिए, एक तो यहाँ सब के दिए हैं ना मिक्स,
तो इसमें ए और बी की मिक्स करना है, ठीक है। तो चलिए एक दो तो कर ही लेंगे। और इसमें ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो किसी वक्र के सांग को दिए टी के पदों में, वो कह रहा है कि इससे कौन सा वक्र प्रदर्शित होगा इन चार में से, ये हमें बताना है। और ये आपका ये तो समृद्ध संख्याओं पे है, ये भी समृद्ध संख्या पे है, और ये आपका बिंदुपथ पे है। ऐसा बिंदु एच के का बिंदुपथ जिसके लिए रेखा ये वृत्त इतने को स्पर्श करती है, और इनमें से क्या होगा, ठीक है। ऐसे बिंदु एच के का बिंदुपथ जिसके लिए रेखा एच के पर वृत्त इतने को रेखा एच के वृत्त इतने को स्पर्श करती है, ठीक है। तो इसका बिंदुपथ वृत्त ही आएगा भाई। चलिए ये एच के इसमें लाई करा देंगे वृत्त। पहले आप ये वाला समझिए कि ये टी के पदों से अगर आपको वक्र निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो इसमें जो भी पैरामीटर होता है वो हटाया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक वक्र के, बिल्कुल छोटा सवाल लूँ कि एक वक्र के प्राचलिक निर्देशांक x बराबर 80² y बराबर 280 हैं, तो इस प्राचलिक निर्देशांक से कौन सा वक्र प्रदर्शित हो रहा है उसकी समीकरण लिखो। तो आप यहाँ से जो पैरामीटर है वो हटाएंगे, वहाँ से कौन सी समीकरण आ रही है वो देखेंगे। तो हम यहाँ से टी उठा के यहाँ रख देंगे, तो देखिए परवलय आ जाएगा x बराबर a, टी की वैल्यू है y/2a, इसका स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर 4ax आएगा ये, तो इसका मतलब परवलय है। इसी तरह कह रहा कि ये जिस वक्र की प्राचलिक है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो अब हमें यहाँ से टी हटाना होगा इसका। तो टी हटाने के लिए यहाँ पर सीधे सीधे तो हमें नहीं दिख रहा है टी कैसे हटेगा, लेकिन अगर मैं वर्ग करके जोड़ूँ घटाऊँ तो कहानी बन सकती है, क्योंकि जितने भी यहाँ ये वक्र दिख रहे हैं इन सब में स्क्वायर होता है, चाहे इसमें एक्स वाई दोनों में, इसमें भी होता है, इसमें भी, तो हमें स्क्वायर तो करना ही होगा। तो स्क्वायर करने से ही हट जाएगा। मतलब मैं यहाँ से टी विलुप्त करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं इन्हें वर्ग करके या तो जोड़ूंगा या घटाऊंगा। तो √3 को इधर ले आइए, तो x/√3 का मान होगा 1 - t², 1 + t², और y का मान होगा 2t/1 + t²। तो मैं वर्ग करके इन्हें जोड़ूंगा, अगर जोड़ने पे ये घटाने पे कटे जोड़, पहले मैं जोड़ के देखता हूँ फिर घटा लेंगे, ठीक है। तो वर्ग कर ये करेंगे तो x²/3 y²/1 बराबर आएगा 1 - t² का होल स्क्वायर बटे 1 + t² का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4t² हाँ प्लस में ही आएगा। मैंने दोनों का वर्ग किया और जोड़ दिया, ये आएगा। अब राइट हैंड साइड वर्ग को देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में तो दिख रहा है, तो x²/3 y²/1 इस पे आइए, हर दोनों का समान है, देखिए हर है दोनों का 1 + t² का होल स्क्वायर, ऊपर इसका स्क्वायर है, इसे तोड़ दीजिए जरा थोड़ी देर के लिए तो दिख जाएगा, और इधर है 4t²। अब ध्यान से देखिए ये घट जाएगा 2, और जैसे ही 2 घटेगा तो ये पूरा इससे कट जाएगा। ऊपर जो क्या है देखिए ये 2t² प्लस का है, तो जब 2t² प्लस का है तो ये पूरा क्या बनेगा, फिर 1 + t² का होल स्क्वायर, और 1 + t² का होल स्क्वायर ऊपर, वही चीज़ नीचे तो कट के 1 हो जाएगा। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये दीर्घवृत्त है जिसकी समीकरण ये, ठीक है, ये दीर्घवृत्त वाले में मैच हो जाएगा। और वैसे ये कम्प्लेक्स नंबर के हैं, लेकिन यहाँ इन्हें भी आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए मैं इसको भी करा देता हूँ। और ये क्या है, सांकों की उत्कीर्णता अंतराल -1 से अनंत में है। तो कह रहा किसकी उत्कीर्णता ऐसे होती है, -1 से बड़ी और अनंत से छोटी, सॉरी -1 नहीं +1, 1 से बड़ी अनंत से छोटी, तो ये किसकी होती है, अति परवलय। देखिए सभी की ये पूछ रहा था कि उत्कीर्णता, ये रिलेशन किसकी उत्कीर्णता में होता है, यानी उत्कीर्णता का मान 1 से बड़ा हो और अनंत से छोटा हो, ये अति परवलय के लिए होता है। देखिए वृत्त की उत्कीर्णता 0, परवलय की 1, दीर्घवृत्त की 1 से छोटी, अति परवलय की 1 से बड़ी, ये याद रखेंगे। तो ये 1 से बड़ी है ना, 1 से अनंत तक बात हो रही है, x का मान यहाँ उत्कीर्णता से रिलेटेड है, तो ये अति परवलय होगा। मैच करना है तो देखिए दिए भी हैं आंसर, जैसे ये वाला था आपका r किससे मैच है, c से, और c में देखिए दीर्घवृत्त था, ये देखिए लिखा है ये, ठीक है। और s किससे मैच है, s d से भी अति परवलय से है, और q भी है, तो q का भी यही आ रहा होगा, इसलिए 2 चीज़ें हम मार्जिन। अब फिलहाल ये वाला और देख लीजिए जरा समृद्ध संख्या का। तो इसमें आपको बस रियल जेड इमेजिनरी जेड का ध्यान रखते हुए एक्स वाई में समीकरण बनानी है, बिंदुपथ आ जाएगा। देखिए रियल z+1 का होल स्क्वायर बराबर mod z² + 1, इससे कह रहे हैं कौन सा वक्र मिलेगा। तो आप एक्स वाई बदल के ही देख लीजिए क्या मिलेगा। देखिए चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो z हम मानते हैं x + i/, ठीक है। तो mod z क्या होगा, यहाँ mod z होगा √ ये, तो mod z² क्या होगा, इसका रूट हटाएंगे तो x² + y², और बस ये आएगा mod z²।
और +1, यहाँ तो मैंने वैल्यू रख दी। इसमें पहले आप z+1 का होल स्क्वायर निकालिए, फिर रियल पार्ट निकलेगा, ये ध्यान दीजिए, वो यहाँ आएगा। तो मैं इसकी कैलकुलेशन भी कर देता हूँ। तो देखिए z बराबर क्या है ये, तो z+1 का स्क्वायर पहले आप कैलकुलेट करेंगे। जब मॉड लगा हो तो फिर मॉड z का स्क्वायर होता है z बार, और अगर ब्रैकेट का स्क्वायर है तो सिंपली a+b के होल स्क्वायर के साथ से तोड़ेंगे। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि कहीं पे लिखा हो कि 2+i का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 4+i² + 4i, और कहीं लिखा हो 2+i के मॉड का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 5। 2+i का मॉड आएगा √5, √4 + 1, तो फिर इसका वर्ग होगा तो 5। ये ध्यान देंगे कि यहाँ z+1 होगा, पहले z की वैल्यू रखिए यहाँ पे, ये होगा z+1 का, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको पूरा एक शब्द मान के चलिए तो जल्दी हो जाएगा। तो देखिए होल स्क्वायर तोड़िए, a² + b², तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए इसका वर्ग होगा ना, i² y² आएगा, तो माइनस i² की वैल्यू रख देंगे, 2x + 1iy। इसका कह रहा है रियल पार्ट लीजिए, z+1 का होल स्क्वायर इतना है, इसका रियल पार्ट कितना होगा भाई, इसका रियल पार्ट यही है ये, तो यहाँ इसका पूरे की जगह रख दीजिए। तो x² + 1 + 2x - y², ये रख दिया रियल पार्ट यहाँ, और जो कटे उसे काट दो, तो x² कट गए, y² को इधर ले आओ, 1 1 काट दो, तो 2y² = 2x, तो y² = x। ये क्या है, परवल है, तो इसका परवल आएगा बिंदु पर, ठीक है। तो t वाला किससे रिलेटेड है, t वाला b से है, और b का मतलब यहाँ पे क्या है, परवल है, ठीक है। ये पैराबोला है। तो आज के लिए इतना ही है। अब आप इस पर सी में और ज़रा प्रैक्टिस करेंगे, और कोऑर्डिनेट की जो फॉर्मूले थे और जो बेस लेवल था 11 लेवल का, उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो फिर आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे।